इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जो डीवी वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या नाम है डी टी को लाके उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिलेगा, तो डी टी उधर ले जाएंगे, क्या मिलेगा, 2 आई कैप को यहाँ ले आता हूँ, कांस्टेंट है, साइन 3 पाई टी डी टी प्लस 3 जे कैप कांस्टेंट ऐसा कर देता हूँ, कॉस 3 पाई टी डी टी। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये अपना डीवी वेक्टर हो गया। दिस इंप्लाइज वी वेक्टर, तब क्या कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा, है ना। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस थीटा, तो साइन 3 पाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 आई कैप तो है ही है, साइन 3 पाई टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, नहीं माइनस कॉस 3 पाई टी अपॉन 3 पाई। हाँ या ना, याद है कुछ यस सर। कैसे होता था, इंटीग्रेशन ऑफ होना हो एफ होना ऑफ हो। ए एक्स प्लस बी क्या होता था, ये होता था कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, याद है, सॉरी साथ में डीएक्स और लगेगा, ये होता था ना। हाँ सर। ऐसा होता था, भूल गए? यस सर। तो यही फंडा लगाया मैंने, साइन ऑफ 3 पाई टी था, तो 3 पाई क्या है, ए है, तो माइनस कॉस 3 पाई टी अपॉन 3 पाई, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जे कैप टाइम्स कॉस 3 पाई टी का इंटीग्रेशन साइन 3 पाई टी अपॉन 3 पाई। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनिशियली रेस्ट पे है, क्या दे रखा है, कुछ मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में? हम्म रेस्ट पे दे रखा है, ओरिजिन पे, ठीक है ना। इनिशियली क्या दे रखा है, ओरिजिन पे रेस्ट पर है, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर नाउ एट टी इज इक्वल टू 0, अच्छा प्लस सी आएगा ना इंटीग्रेट करने के, तो एट टी इज इक्वल टू 0 वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अब देखो टी इज इक्वल टू 0 पे साइन तो 0 ही होगा, लेकिन कॉस कितना हो जाएगा 1, तो -2/3 पाई, -2/3 पाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 2/3 पाई। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई नो आपत्ति? सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई 2/3 पाई, फिर क्या करेंगे हम लोग, इस सी को यहाँ बिठा देंगे, वी वेक्टर आ गया है, फिर हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम पाएंगे देयरफॉर डी एक्स, जो डी एक्स नहीं, डी आर वेक्टर डी टी इज इक्वल टू 2 आई कैप को अलग करने देता हूँ, 2 आई कैप अपॉन 3 पाई कर देता हूँ, 2 आई कैप अपॉन 3 पाई टाइम्स माइनस कॉस 3 पाई टी प्लस 3 जे कैप अपॉन 3 पाई टाइम्स साइन 3 पाई टी प्लस 2/3 पाई, है ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई आपत्ति? नो सर। दिस इंप्लाइज डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे डी टी, आएगा 2 आई कैप अपॉन 3 पाई इंटू माइनस कॉस 3 पाई टी डी टी प्लस 3 जे कैप अपॉन 3 पाई इंटू साइन 3 पाई टी डी टी प्लस 2/3 पाई टाइम्स डी टी, यही होगा ना।
अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप अपॉन 3 पाई, तो कांस्टेंट ही है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई t अपॉन 3 पाई प्लस 3j कैप अपॉन 3 पाई, तो कांस्टेंट ही है, साइन 3 पाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3 पाई t अपॉन 3 पाई, और इसका कितना हो जाएगा, प्लस 2t अपॉन 3 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोला है बताओ पोजीशन t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड का मतलब हो गया, हम इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा साइन माइनस साइन 3 पाई, साइन 3 पाई मतलब बेसिकली साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0, नहीं सही, हाँ साइन पाई कितना होता है, 0 होता है ना। हम्म, अच्छा एक सेकंड बेटा, यहाँ पे छोटी गलती हो गई, ये आई कैप होगा, ये -2 i कैप अपॉन 3 पाई है ना, यहाँ पे आई कैप होगा, तो ये हर जगह आई कैप चल रहा है, ये आई कैप आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, t इज इक्वल टू 1 सेकंड अगर मैं देखूंगा तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे साइन 3 पाई हो गया 0, साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, और साइन 3 पाई भी 0 होगा, है ना, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये बच गया, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2/3 पाई, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 डाला तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 पाई, y कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 3 पाई कितना होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे cos 3 पाई होता है, तो cos 0 होता है 1, cos पाई होता है -1, cos 3 पाई भी होगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया ये, है ना, तो ये हो गया, यस सर। ये 3 और 3 चला गया, ये 1 है, तो ये हो गया 1/3 पाई स्क्वायर हो गया ना ये, ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगी आपकी 2/3 पाई i कैप प्लस 1/3 पाई स्क्वायर जे कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई आंसर होगा, नहीं है सर। नहीं है ना, नो सर, सर नन ऑफ दीज है ऑप्शन में। नन ऑफ दिस है ना, ओके। टू अपॉन थ्री पाई और 2/3 पाई स्क्वायर, ओके, आंसर तो सिमिलर ही है, हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हूँ, मतलब मुझे लगा आंसर का फॉर्मेट ही अलग होगा, लेकिन आंसर का फॉर्मेट तो सिमिलर आ रहा है, तो लेट मी चेक, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो हो सकता है आंसर मैच कर जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कहीं कर रखी हो तो। एक्स तो क्लियर है, सिर्फ वाई में दिक्कत है ना, वाई में आपका एक्सेलरेशन है 3 cos 3 पाई t, तो वेलोसिटी आ जाएगी अच्छा सुनो, ये गलती हुई ना मुझसे, गलती हो गई ना छोटी सी, देखिए छोटी सी नहीं बड़ी सी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, पिछली बार जब इंटीग्रेट किया तो प्लस सी लगाया, दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो प्लस सी नहीं लगाया ना मैंने, यहाँ प्लस सी लगाऊंगा, फिर कंडीशन डालूंगा एट t इज इक्वल टू 0 r वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है ना, ओरिजिन पर है, समझ में आई बात, इससे मुझे y डायरेक्शन, x तो मेरा ऐसे ही 0 हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पर, y के लिए भी मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तब मेरा आंसर करेक्ट आएगा। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? भाई इंटीग्रेट करेंगे तो एक प्लस सी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यस सर। यस सर। वो प्लस सी लगाएंगे, प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है, उससे c की वैल्यू आएगी, उस c को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ना t इज इक्वल टू 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस सर। तो ये वाला पोर्शन अभी के लिए गलत हो गया, बट तरीका समझ में आया, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और कुछ खास इसमें नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने में एक दिक्कत होती है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे साथ भी होती थी अपने टाइम पे। मुझे बीच में लगता था यार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इतना लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, पक्के से कुछ कैच होगा, कोई ट्रिक होगी, कोई जुगाड़ होगा। पर जरूरी नहीं है हर बार कोई कैच हो, हर बार कोई जुगाड़ हो। अगर मुझे को कभी ऐसा कंफ्यूजन होता था ना, मैं पता क्या करता था, ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान होता था कंफ्यूजन अवॉइड करना। क्या करता था मैं, ऑप्शंस देखता था कि ऑप्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली वहां तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, है ना। हम्म, क्या वो आवाज नहीं आ रही आपकी? अगर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप वहां तक पहुंचने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेहनती था। हाँ मुझे मालूम है एग्जाम में इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, बट अनडुएबल नहीं था। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इतना डिटेल में, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए मुझसे गलती भी हुई। अदरवाइज मैं लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करता, फटाफट आंसर आता। आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मुझसे गलती भी हो गई है और थोड़ा सा वो भी हुआ। लिमिट लगा के क्वेश्चन करते, मैं खुद से कर रहा था तो लिमिट लगाया था फटाक से टाइम के ऊपर और इधर एक्स के ऊपर, तो सॉल्यूशन भी जल्दी आता। लिमिट वाला तरीका देखना है क्या? यस सर। ऐसे कर लो, जब यहाँ टाइम डाल रहे हो ना, तो यहाँ 0 डाल दो, टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू 1 सेकंड डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 1 सेकंड डाल दो। ठीक है, यहाँ आर वेक्टर में डाल देना 0,0 और इधर डाल दोगे x, y। इससे आपको x और y मिल जाएगा। बस इंटीग्रेशन में लिमिट डालनी है बस। लिमिट का मतलब dr वेक्टर को क्या लिखोगे, dx i कैप प्लस dy j कैप। जब आप इंटीग्रेशन dr वेक्टर कर रहे हो ना, इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dx i कैप प्लस इंटीग्रेशन dy j कैप। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हम्म, अरे यार dr वेक्टर क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर, होगा सर। तो मैं यहाँ पर dr वेक्टर को ऐसे करके, dr वेक्टर को ऐसे लिखकर इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ दोनों तरफ। बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 है और टाइम t पर x निकालना है, टाइम t इक्वल 1 सेकंड पे x निकालना है। t इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, टाइम t इक्वल 1 सेकंड पे y निकालना है। तो LHS में ये करूंगा, RHS में यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। ठीक है, समझ में आई बात? तो मेरे यस सर। एक दो स्टेप्स मेरी बच जाएंगी। ठीक है, नहीं तो एक तरीका ये था कि x डायरेक्शन को शुरुआत से अलग से सॉल्व कर लो, y डायरेक्शन को शुरुआत से अलग से सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर अंत में ऐड कर दो। ठीक है, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कल और भी क्वेश्चन तो डिस्कस करने हैं, डाउट बताइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट? सर इसका पार्ट 4 करेक्ट ही होगा। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम t एज x इज इक्वल टू इतना। ओके, ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल एट टाइम अल्फा अपॉन 3 बीटा। देखो ये x है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 अल्फा t माइनस 3 बीटा t स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत? यहाँ से निकालूंगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा। ठीक है, नाउ बीटा टी, ओके 6 बीटा टी। ठीक है, अब बोल रहा है कि फोर्स 0 होता है इस टाइम पे, तो टाइम को अगर इतना डाल दोगे तो फोर्स 0 आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट? नो सर। नो सर। 9। सर डाउट है, 9 में डाउट है। सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर। ठीक है, if the velocity is 0 at any instant, the acceleration should also be 0 at that instant। बिल्कुल पसरा झूठ है, पापी लोग हैं। if the velocity is 0 on a time
for a time interval the acceleration is 0 at any instant within the time interval. If velocity is 0 for a time interval, नहीं बिल्कुल गलत है ना बेटा, वेलोसिटी जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? एक टाइम इंटरवल की वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। बोल रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन, अच्छा नहीं ये नहीं बोल रहा है, वेलोसिटी जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, एवरेज नहीं है ये। बोला है कि एक पूरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो है, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम। अगर पूरे इंटरवल में वेलोसिटी जीरो है मतलब कि आपका वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जीरो का मतलब कांस्टेंट होता है, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम इंटरवल बोला मतलब एवरेज वेलोसिटी है ना? एवरेज वेलोसिटी नहीं है, पूरे टाइम के लिए। ये सही से लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैं थोड़ा गड़बड़ा गया था। इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल मतलब पूरे के पूरे टाइम इंटरवल में हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है, समझे सर। ठीक है? तो v कांस्टेंट है। 10 11 Sir, 10. a particle initially at rest is subjected to two forces, one is constant, other is retarding force proportional to the velocity, particle velocity. Okay, if the subsequent motion of the particle, the acceleration will increase from 0 to a constant value, the acceleration will decrease from its initial value to 0, the velocity will increase from 0 to maximum and then decrease. बिल्कुल गलत है, the velocity will increase from 0 to constant value. Option B and D are correct. ठीक है? क्या होगा? कह रहा कि जो फोर्स प्रोपोर्शनल, दो फोर्सेस हैं, एक तो कांस्टेंट और दूसरा उसकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल रिटार्डिंग। मतलब अगर पार्टिकल का मास में m ले लूं तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स कांस्टेंट है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में v फोर्स है। कोई दिक्कत? सर कैसे पता कि ऑपोजिट में ही लगेगा? क्योंकि रिटार्डिंग है इसलिए वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना फोर्स। ओके सर। भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो थोड़ी देर बाद हमने देखा इसके पास कुछ फोर्स तो आपका लग ही रहा था कांस्टेंट, इसके अलावा इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई और बोला एक रिटार्डिंग फोर्स लगा, मतलब पीछे की तरफ एक bv लग रहा है। ठीक है? b इज अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि f माइनस bv इज इक्वल टू, मैंने आगे की तरफ प्लस ले रखा है, पीछे की तरफ माइनस ले रखा है, तो f माइनस bv इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m dv dt। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम बिना न्यूमेरिकल ये सॉल्व कर सकते हैं, बिना मैथ्स लगाए सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मैं मैथ्स से एक बार बता दे रहा हूँ, फिर मैं बिना मैथ्स के बताऊंगा। f minus vv is equal to m dv by dt. This implies dv upon f minus bv is equal to dt upon m। कोई आपत्ति? नो सर। यहाँ तक सब ठीक है ना? यस सर। फिर मैं दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेट, मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम t पर वेलोसिटी मेरी निकल जाएगी मेरी। हाँ या ना? यस सर। तो हम बोलेंगे अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ln f माइनस bv अपॉन माइनस b 0 टू b इज इक्वल टू t बाय m। ये समझ में आ रहा है? ये मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है कैसे होगा ये, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, आता है कि नहीं आता, भूल तो नहीं गए कहीं? अच्छा मुझे बताओ, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b क्या होगा? क्या मैं इसको ln ax प्लस b अपॉन a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। वही तो यस किया, सर। वही तो किया यहाँ पे। हाँ सर समझ गए। समझ गए सर, समझ गए। समझ गए? ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1 बाय माइनस बी, तो माइनस 1 बाय बी तो अलग कर लेता हूँ मैं, ln f माइनस बी वी अपॉन f। ये समझ में आ रहा है? लिमिट डाली है, सबट्रैक्ट किया है,
जब ln a माइनस ln b करते हैं क्या होता है, ln a बाय b आ जाता है ना, वही हुआ है, इज इक्वल टू t बाय m। अभी जो माइनस है इसको मैं ln के अंदर डालूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, या छोड़ो, जरूरत नहीं उसकी, ln f, f छोड़ो, 1 माइनस b बाय f इंटू v इज इक्वल टू माइनस बी टी बाय m। यस सर। दिस इंप्लाइज, क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस बी बाय एफ इंटू वी इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस बी टी बाय एम, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू एफ बाय बी इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस बी टी बाय एम, हाँ या ना? यस सर। अब आप बोलोगे सर इसका मैं क्या करूं, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ई टू पावर एक्स का ग्राफ पता है आपको? नहीं पता ना? नहीं पता ना ई टू पावर एक्स का ग्राफ? अच्छा छोड़ो, ये बताओ इसमें आप t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? e टू पावर 0 हो गया, ये जीरो। मतलब 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 क्वेश्चन में दे रखा था, एकदम सही है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी डाल दूंगा तो क्या आएगा? e टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना, मतलब 0, तो ये एफ बाय बी 0, आएगा। तो ये हो गया f बाय b, मतलब बी। इन्फिनिटी में जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, एक लंबे टाइम के बाद, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बेसिकली अगर हम इस वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमें पता है इन्फिनिटी पर वेलोसिटी जो है वो f बाय बी के बराबर हो जाती है, मतलब इस लाइन को टच कब करेगी? इन्फिनिटी पे जाके करेगी, है ना, और इनिशियली कहाँ है वेलोसिटी? 0 है, तो इन्फिनिटी जाके इस लाइन को टच करना है, तो बेसिकली ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये लाइन, ये ग्राफ इस लाइन के पास जा रही है, जा रही है, जा रही है, पर कभी उसको छू नहीं पा रही है। तो बेसिकली आप क्या देखोगे, इनिशियली तो एक्सेलरेशन था बट फाइनली एक्सेलरेशन निग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो देख लो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कम समझ में आया होगा मुझे मालूम है, बट हल्का फुल्का तो समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास सिचुएशन क्या है उसको इमेजिन करिए फिजिकली। सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर इनिशियली फोर्स F लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, इनिशियली रेस्ट पर है। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, है ना। इसके बाद जैसे ही कुछ वेलोसिटी आएगी आई, इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगना शुरू हो गया BV, है ना, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। यस सर। फिर लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी अब थोड़ी देर बाद और ज्यादा हो जाएगी। आगे की तरफ तो फोर्स इतना ही लगता रहेगा, लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ी इसलिए पीछे की तरफ BV भी बढ़ गया, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन फर्दर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, यही होता रहेगा ना लगातार। यस सर। एट यस सर। सम इंस्टेंट और एट सम वेलोसिटी ये जो BV है ये F के बराबर हो जाएगा। यस सर।
दिस इंप्लाइज इसकी वेलोसिटी सॉरी इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या Yes, हुआ, sir. एक्सेलरेशन डिक्रीज होके 0 हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज होके एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच गई। ऑप्शन बी और डी करेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर, समझ गया। हम्म, ये समझ में आ रहा है? सर ये फिजिकली समझना ज्यादा आसान है ना, यस सर। और 99% लोग सीधे उठाकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सर एक चीज खाली नहीं समझ में आया, हाँ, पीछे कैसे आप बीवी ले लिया एक्सेलरेशन को या एक्सेलरेशन को नहीं लिया, फोर्स को लिया। क्वेश्चन में दे रखा है एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स और एक रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम्म, ठीक है सर, नहीं अभी भी ठीक है, समझ में नहीं आया। मतलब समझ गया सर। ओके, आगे बढ़ू फिर। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10 था ना? 11 डाउट बताइएगा, 11 12 कोई डाउट है? हम्म, कोई डाउट नहीं है? ओके, 13 मतलब इस कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट 13 14 वाले में? नो सर। No, sir. 15 और 16 वाले में? Sir, 16. No. At t is equal to 0, a projectile is fired from a point O taken as origin on the ground with a speed 50 meter per second at angle 53 degree with horizontal. It just passes 2 points A and B at height 75 meter above horizon as shown. Okay. The distance in meter of the particle from origin at t is equal to 2 seconds is. अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 53 डिग्री पर है और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 50 मीटर्स पर सेकंड। मतलब इसके पास जो दो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट दोनों क्या है, इसकी वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स क्या हैं, इधर की तरफ 30 मीटर्स पर सेकंड और ऊपर की तरफ 40 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो इसका t इज इक्वल टू 2 सेकंड बात कर रहा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन सीधे सीधे बोल सकता हूँ कितना हो गया होगा, 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो गया होगा, 40 इंटू 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन भी 60 है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन भी 60 है, ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 रूट 2। कोई दिक्कत? नो सर। आसान है? यस सर। ओके बेटा। 17 सॉरी मतलब 17 18 वाला। 17th वाला डाउट है। ओके, two projectiles are thrown simultaneously in same plane from the same point. If their velocities are v1 and v2 and angles theta 1 and theta 2 respectively from the horizontal, then answer the following question. Okay, simultaneously फेंका गया in the same plane from the same point. ठीक है, the trajectory of particle 1 with respect to particle 2 will be a straight line. कैसे? कैसे सर? ध्यान दो, आपका पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन a1 कितना होगा, g वेक्टर होगा, हाँ है ना, प्रोजेक्टाइल है ना, एक्सेलरेशन तो जी होगा। यस सर। पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी वेक्टर। जी वेक्टर होगा। तो क्या यस सर। आप मुझे बता सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? जी वेक्टर 0। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब पाथ क्या हो गया,
सर लेकिन अगर आप दोनों का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर दें और फिर हॉरिजॉन्टल में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो एक आएगा और वर्टिकल में एक रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो एक आएगा, तो चलो एक दोनों काम को करते फिर देखे तो हैं, आप जो कह पैराबोला ही पास जाएगा आप जो ना। कह रहे हो कर ही देता हूं मैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू V V1 cos थीटा 1 t I कैप प्लस V2 V1 sin थीटा 1 t माइनस हाफ G t स्क्वायर J कैप, ये लिख सकता हूं क्या? यस सर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ 2 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2 t I कैप प्लस V2 sin थीटा 2 t माइनस हाफ G t स्क्वायर J कैप, ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख लिख सकता हूँ कि सकते हैं। नहीं? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1, अच्छा मुझे किसका चाहिए? पोजीशन ऑफ 1 एज सीन बाय 2 चाहिए मुझे। पोजीशन ऑफ 1 एज सीन बाय 2 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2 is equal to V1 cos theta 1 minus V2 cos theta 2 times t प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये हो गया V1 sin थीटा 1 माइनस V2 sin थीटा 2 इंटू टी। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ये क्या हो गया आपका x ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और ये हो गया y ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि y ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अपॉन x ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 में टाइम कैंसिल हो जाएगा? हाँ लिख सकता हूँ कि सर। नहीं लिख सकता? सो इट विल बी अ कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू kx। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? हम्म, हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? समझ है सर। अब देखो, जो मैं पहले बता रहा था उसको सुनो बड़ी ध्यान से। पहले का एक्सेलरेशन g, दूसरे का एक्सेलरेशन g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना? अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा कांस्टेंट कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा, यस सर। है ना? तो हमेशा कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब समझो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखना है। क्या? जब भी आप दो प्रोजेक्टाइल्स लोगे, दोनों का एक्सेलरेशन तो जी ही होने वाला है। यस सर। तो मैं कह रहा हूं, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज गोइंग टू ए स्ट्रेट लाइन। उसमें दोनों को सेम पॉइंट से, सेम वेलोसिटी से, सेम एंगल पर प्रोजेक्ट करने वाला कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कभी भी आप एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन। दिखेगा। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? समझ गए सर। का हाँ सर। ओके। एग्जांपल नंबर 18 हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। यस सर। इसमें तो क्या है, V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 cos थीटा 2, ये कैंसिल ही हो गया। तो सिर्फ जो बचा y बचा, तो मतलब रिलेटिव मोशन सिर्फ y डायरेक्शन में, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है? ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रह जाएगा, मतलब दोनों हमेशा वर्टिकल लाइन में पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir. Yes, sir. द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। पैराबोला है। ओके, xt ग्राफ है, पैराबोला है, मतलब कि एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है ना, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। हाँ या ना? Yes, sir. ओके, यू इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है तो यू आपका पॉजिटिव है, वी आपका नेगेटिव है, टाइम टी पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा वेलोसिटी और टाइम का कुछ ऐसा, इनिशियली कुछ वेलोसिटी u है, टाइम t पर 0 हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए टाइम 2t पर माइनस u हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. सर 20 नंबर बता गलत रहे ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव कांस्टेंट है, खत्म। सर लेकिन वीटी ग्राफ दिया है ऑप्शन डी में। अच्छा, ओहो, बोनस। देखो बोनस नहीं करेंगे अब, ये बाकी तीनों गलत है, ये ग्राफ दिखने में सही है, मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, बोनस नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है और कोई No, sir. नो सर। ठीक है, मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं आप लोगों के? मेरे पास मार्क्स की लिस्ट नहीं मिल रही, मुझे पता नहीं कहाँ से। रुको एक सेकंड, देखता हूँ मैं। गौतम को बोला ना। अच्छा, आप लोग जब ब्रेक ले लो, ठीक है। मार्क्स कहाँ से? मार्क्स सर अगला टेस्ट भी काइनेमेटिक्स का ही होगा, हाँ, और एडवांस लेवल ही। कितने मार्क्स का पेपर था? कितने? 20 क्वेश्चन थे, कितने मार्क्स का था बेटा? 80 मार्क्स का था सर। 80 मार्क्स का था, अच्छा। तो ठीक है, आदित्य अग्रवाल ठीक किया है, संपूर्णा दास ओके है, सौहार्द माझी ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, ओके सर। चलो Thank you, बाय sir. बाय बेटा।